नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। महंगाई के मुद्दे पर दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। महंगाई की मार आम जनता झेल रही है और अब आम आदमी पार्टी का भी हम जिक्र करेंगे, बीजेपी का भी। लेकिन इस मुद्दे पर दिल्ली में सियासत आम आदमी पार्टी और बीजेपी में गरमा रही है। एक तरफ एमसीडी की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स में किए गए इजाफे पर राजनीति हो रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ बिजली की बढ़ी हुई दरों के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरा है। को प्रोटेस्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो बिजली के बिल आ रहे हैं, 16-16 घंटे बिजली कटती है वहाँ पे। बिजली के रेट वहाँ सबसे ज़्यादा महंगे हैं। बीजेपी को प्रोटेस्ट करना चाहिए हरियाणा में, बीजेपी को प्रोटेस्ट करना चाहिए कर्नाटका में, बीजेपी को प्रोटेस्ट करना चाहिए गोवा के अंदर। वहाँ नहीं कर रहे हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा महंगी है। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, 200 से 400 यूनिट हाफ है, 24 घंटे बिजली आती है और ये आती रहेगी। बीजेपी वाले इससे जितना उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है हाई हो जाए। आपने कहा था चोरी पर लगाम लगाऊंगा, शीला मिली हुई है, कांग्रेसी मिले हुए हैं, चोरी करवाते हैं, मैं लगाम लगाऊंगा, उनको जेल भेजूंगा। 40% चोरी हो रही है 6 विधानसभाओं में, जहां पर एक विशेष समुदाय के लोग 90% रहते हैं। वहां पर चोरी पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? अगर कहीं कोई चोरी इंडस्ट्री एरिया में करता है तो वहां पर अगर रेड करती है कंपनी, तो कंपनी से कहा जाता है हम ऑफर कर रहे हैं, इनको 80% माफ कर दो। 10 लाख का बिल 1.5 लाख में निपटा दिया जाता है जो कंपनी ने बनाया है। हम एंटी करप्शन ब्यूरो जाएंगे, एसीबी में जाएंगे, कहेंगे इसकी जांच करें और ये जनता का पैसा है, इसको लुटवा रहा है केजरीवाल जंग वोट की राजनीति के कारण। अब आपको दो चीजों को समझना होगा बहुत बारीकी से। देखिए, एमसीडी अगर हाउस टैक्स बढ़ाती है या सीटीआई का हम जिक्र करते हैं, अगर टैक्सेस में इजाफा होता है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज का भी हम जिक्र करें, दुकानदारों का भी, तो कहा जाता है महंगाई की मार जनता पर पड़ेगी। ये एमसीडी की तरफ से हुआ जो आम आदमी पार्टी कहती है। दूसरी तरफ अगर दिल्ली सरकार बिजली के बिल बढ़ाती है तो बीजेपी कहती है कि भाई महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ेगी। दोनों ही सूरत में दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और फिर सवाल क्या उठते हैं वो हम आपको बताते हैं। क्या महंगाई का मुद्दा सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह गया? इन दोनों के पास हल क्या है? क्योंकि दोनों ही सूरत में तो जनता परेशान होगी, जनता को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स बढ़ता है, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेजिडेंशियल हो, अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उस पर भी जिस तरह से इजाफा हो रहा है, चाहे उसके लाइसेंस की फीस हो या आप रिन्यू कराते हैं, उस सूरत में भी तो महंगाई तो आपके ऊपर ही आती है। सीधा असर, अगर बिजली के बिल बढ़े हैं तो भी महंगाई आपकी ही है। तो फिर ये दोनों दल क्या कर रहे हैं? इन्हें आपकी चिंता है? महंगाई के मुद्दे पर आप बनाम बीजेपी क्यों बनी हुई है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एमसीडी चुनाव के मद्देनजर महंगाई पर छुड़ाए सियासी घमासान? यानी कि महंगाई है बहाना, एमसीडी चुनाव है निशाना। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम दिल्ली की जनता के मर्म को समझते हैं और इसी वजह से आज हम इस विषय पर बाकायदा सभी मेहमानों से चर्चा करेंगे। मेहमान आप जुड़े हुए हैं, आपका परिचय एक बार करा देते हैं और फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। वीरेंद्र बब्बर जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय मराठे जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से। रवि अरोड़ा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ है। दीपचंद राठौड़ जी, राजनीतिक विश्लेषक। क्योंकि इसमें कितनी राजनीति हो रही है और कितनी जनता की चिंता, ये समझना उतना ही जरूरी है। वीरेंद्र बब्बर जी, बीजेपी प्रोटेस्ट करती है बिजली की दरों को लेकर, जरा समझाइएगा कि किस तरह से दिल्ली वालों पर मार पड़ रही है। क्योंकि महंगा तो सिलेंडर भी है सर, तब आप लोग सड़कों पर नहीं आए। हमने पेट्रोल डीजल के दामों की स्थिति भी देखी, उस सूरत में भी आप सड़कों पर तो नजर नहीं आए। बिजली के मुद्दे को लेकर अगर आप आए हैं तो फिर उसके कारण बताइएगा। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज पूरे देश की जनता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केजरीवाल जी जब पूरे देश में घूमते हैं तो कहते हैं दिल्ली मॉडल मेरा जाकर के देख लीजिए, और बिजली हाफ पानी हाफ का वायदा करके दिल्ली के अंदर जिन्होंने अपनी सरकार बनाई, दिल्ली की जनता को जिन्होंने पूरी तरह से झूठ बोला कि बिजली हाफ और पानी माफ, आज दिल्ली की जनता पूछ रही है क्या हुआ तेरा वायदा? बिजली भी महंगी और पानी भी महंगा। बिजली के खंभों पर चढ़कर गरीब आदमी के जब कनेक्शन कटते थे तो यही केजरीवाल जी थे जो बिजली के खंभों पर चढ़ करके उन कनेक्शन को जोड़ते थे और बोलते थे, कानून तोड़ते थे और बोलते थे कि जितने मुकदमा दर्ज करना है वो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करे, मैं दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये वही केजरीवाल जी हैं जो आज जब बात करते थे बिजली हाफ और पानी माफ की, आज दिल्ली की जनता के ऊपर नए से नए कर रोज के रोज लगाए जा रहे हैं। देखने वाली बात है, अगर आप देखें संज्ञान में आएगा 2015 से लेकर 2021 तक की, मैं आरटीआई लगा करके जो आए हुए जवाब है उसकी बात कर रहा हूं। 2015 से 2021 तक पेंशन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, फिक्स चार्ज,
सब्सिडी चार्ज के नाम पर 49,636 करोड़ रुपए का चूना दिल्ली की जनता को लगाया गया है और न जाने कितने किस्म के चार्ज पर चार्ज लगाए जा रहे हैं। और आज अगर आप बात करते हैं परिस्थितियों की, जब हम देखते हैं तो मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि पूरे देश के अंदर केवल दिल्ली ऐसा राज्य है जहां किसानों को भी कमर्शियल रेट के ऊपर बिजली दी जाती है। पूरे देश में किसानों के लिए लगभग मुफ्त है बिजली। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, जहां किसानों को मुफ्त बिजली मिलती है, और हरियाणा और पांडिचेरी जैसी जो जगह है वहां पर 10 पैसे यूनिट नॉमिनल के नाम पर, मात्र केवल फॉर्मेलिटी के नाम पर उनको बिजली दी जाती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से मुफ्त बिजली ना जो वादा करके आए थे, केवल देश के अंदर अगर कहीं किसी ने वादा किया था मुफ्त बिजली का, वो बिजली हाफ और पानी माफ का, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने किया था। पूरी तरह से अपने वायदे से पलटते नजर आ रहे हैं, दिल्ली की जनता का लगातार शोषण कर रहे हैं। ठीक है सर, आपका ओपनिंग कमेंट आ गया। अक्षय जी, ये बात तो सच है कि दिल्ली की जनता बिजली के बिल भर रही है और इन दिनों परेशान है। सभी के बिल में इजाफा हुआ है, चाहे मेरा बिल हो क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहती हूं और बाकी लोगों का भी। और फिर आप ही हैं दूसरी तरफ जो बकायदा अभी जो लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है या जो एमसीडी टैक्सेस बढ़ा रही है, हाउस टैक्स कमर्शियल हो, उसको लेकर विरोध करते हैं। तो मुझे तो दोनों ही सूरत में दिल्ली वाले ही परेशान नजर आते हैं। नेताओं की तो राजनीति हो रही है, राजनीतिक आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। जी, मैं सबसे पहले तो एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को 200 यूनिट मुफ्त देने की गारंटी दी है। अब चाहे बिजली के बिलों में रेट का इजाफा 2% हो, 4% हो, 6% हो, 200 यूनिट खर्च करने वाले हर उस घर को बिजली मुफ्त मिलती रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं है। 200 से 400 यूनिट तक खर्च करने वालों को हाफ रेट पे बिजली मिलेगी, उस पर भी कोई चेंज नहीं है। अब रहे वो 20 से 40% घर जो अलग साल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लेवल की उनकी खपत होती है बिजली की। जैसे मैं आपको सर्दियों का बता दूं तो 75% दिल्ली ऐसी है जो 200 यूनिट के कम खर्चती है। अभी क्योंकि समर चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो जरूर ज्यादा बिजली की खपत हो रही है और कुछ लोगों को ज्यादा बिल देना भी पड़ रहा है। लेकिन जो मेन दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि 200 यूनिट फ्री होगा और 200-400 यूनिट के बीच में हाफ होगा, वो बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं। वो ऑप्शनल है, क्योंकि आपके चैनल वो ऑप्शनल है तो आप बिल्कुल ऑप्शनल का मतलब क्या है? अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं ना, तो आप जबरदस्ती नहीं कर रहा कोई आपके ऊपर। आप ना लेना चाहे आप मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन दूसरी बात मैं एक कर दूं कि क्योंकि इस चैनल का नाम है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा, तो अगर आप दिल्ली के 2 कदम बाहर चल के नोएडा पहुंच जाते हो या फिर गुड़गांव पहुंच जाते हो या फरीदाबाद पहुंच जाते हो, तो बिजली की दरें दोगुनी है 200 से 400 यूनिट तक। जहां भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता और भाजपा के मुख्यमंत्री रहते हैं जिन राज्यों में, वहां पे बिजली की दरें दिल्ली से दोगुनी है और वही भाजपा के लोग लग जाते हैं। अब इस पे आप हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? देखिए, अभी एकनाथ शिंदे जी की महाराष्ट्र में सरकार बनी है भाजपा के साथ। सरकार बने 2 दिन नहीं हुए और 10 से 20% बिजली के बिलों में बढ़ोतरी नजर आई। आज दिल्ली में केवल 2 से 6% बिजली के बिल बढ़े हैं 7 साल बाद पहली बार। वो भी इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि देश भर में कोयले का रेट बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति में भाजपा के लोग ये समझते हैं कि दिल्ली के लोगों को कोई केजरीवाल जी की तरफ से ज्यादा जागती हो रही है, तो मुझे लगता है इससे हास्यास्पद और कोई बात हो नहीं सकती। खासकर दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा आसान है पता करना। उनके रिश्तेदार इंदिरापुरम में रहते हैं, उनके रिश्तेदार फरीदाबाद में रहते हैं। वो एक फोन लगाकर पूछे कि भाई आपकी बिजली के बिल कितने आते हैं, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं वीरेंद्र बब्बर जी से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली की जनता को गुमराह करना चाहते हैं तो पहले अपने नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव में बिजली के दाम कम करके तो दिखाए। पहले अपने राज्यों में कम करके दिखाएं, फिर आए केजरीवाल जी के पास गाली देने के लिए। ठीक है, आपका स्टार्टिंग कमेंट हो गया। रवि अरोड़ा जी, हम हाल के दिनों में दिल्ली की जो स्थिति देखते हैं, ये तर्क देखिए, अगर एमसीडी टैक्सेस बढ़ाती है तो वो कहती है कि भाई हमें 2 बड़े कारण देती है वो। एक तो कि लोग टैक्स नहीं भरते, उस हिसाब से तकरीबन 80% लोगों का जिक्र होता है जो हाउस टैक्स नहीं देते हैं किसी वजह से भी, तो इनकम नहीं है एमसीडी के पास। दूसरा, दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती है, फंड नहीं है, इस वजह से हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है।
और अगर सरकार बढ़ा रही है बिजली के बिल तो बिजली कंपनियों के घाटे का जिक्र होता है। और 17 मार्च 2022 दिल्ली सरकार के स्पेशली अगर मैं कहूं कि बिजली डिपार्टमेंट ने सरकार से सब्सिडी के लिए 3200 करोड़ रुपए मांगे थे। तो अगर सरकार बढ़ा रही है बिजली के बिल तो कंपनियों को नुकसान हो रहा है। और अलग अलग कंपनियों का अलग अलग डाटा भी है, अगर वो रखूंगी तो बहुत वक्त हो जाएगा। तो सर ये एक बात तो तय है ना कि महंगाई की मार पड़ तो जनता पर ही रही है। हेलो, हाँ जी बोलिएगा, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये जो महंगाई बढ़ी है अचानक, देखिए दिल्ली की जनता ने कभी भी ना फ्री बिजली मांगी थी ना फ्री पानी मांगा था, पर केजरीवाल जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने फ्री बिजली और पानी का वादा किया। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि फ्री बिजली मिली कहाँ, मात्र 200 यूनिट बिजली फ्री की जब बात होती है तो ये इसका फायदा सीधा सीधा सिर्फ स्लम एरियाज को जरूर मिल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं जो इतने भी व्यापारी हैं या हमारी जो कमर्शियल बिजली है वो पूरी तरह से महंगी हुई और लगातार उसका जो नुकसान उठाना पड़ा, कहीं ना कहीं व्यापारियों को उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज दिल्ली की जनता को रोजगार की जरूरत है, दिल्ली की जनता को महंगाई से लड़ने की जरूरत है, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए, बजाय इसके कि फ्री बिजली या फ्री का पानी नहीं मांगा गया था। और जहां तक फ्री बिजली और फ्री पानी की जब बात आती है तो फ्री पानी आप बता दीजिए कि दिल्ली के अंदर पानी माफिया कितनी जो है एक्टिव हो चुका है और आज पीने का पानी आपको नलों से नहीं मिल रहा है। ये बात समझने वाली है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास फंड की कमी, खासकर जब आप फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे और जो है इस प्रकार का वो करेंगे तो नेचुरल कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर प्रेशर पड़ता है इस चीज का। अच्छा, बात आती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की। यहाँ पे बात यह है कि दिल्ली की जनता का सिर्फ इतना कसूर है कि वो केंद्र के अंदर मोदी जी को पसंद करती है और स्टेट के अंदर केजरीवाल को पसंद करती है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। और कोयला जब पीछे नहीं आ पा रहा है, जिसकी किल्लत हुई, भारी किल्लत की वजह से अभी इनको फिलहाल बिजली के दाम बढ़ाने पड़े हैं। पीपीएसी के जो रेट बढ़े हैं वो इसीलिए बढ़ाए गए हैं ताकि दिल्ली की वो 3 महीने का उन्होंने रखा है कि वो जो है उसके बाद उस पुरानी यूनिट पे आ जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं आज ये फ्री की राजनीति पूरे देश से खत्म होनी चाहिए, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो, चाहे फ्री पानी की बात हो। बजाय इसके महंगाई पर कैसे रोक लगाई जाए, ये दोनों सरकारों को मिलकर काम करना है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को। क्योंकि अगर आपको केंद्र की, देश की राजधानी को बचाना है, ये समझ लीजिए यहाँ का व्यापारी बुरी तरह से त्रस्त है। ठीक है, मैं समझता हूँ बुरी तरह से, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए आप। हाँ, बात पूरी, सेंटेंस पूरा कर लीजिए सर आप। चलिए ठीक है, दीपचंद राठौर जी, अब अगर टैक्सेस बढ़ते हैं तो भी दिल्ली वालों की जेब पर ही असर पड़ेगा। बिजली के बिल बेशक ऑप्शनल कहे गए हो, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे और बिल आ रहे हैं लोगों के। फिर भी मैं इस तरह से आपसे पूछती हूँ कि बिजली के बिल अगर बढ़ते हैं, दाम अगर बढ़ते हैं, तो उस लिहाज से भी दिल्ली वालों पर असर, दोनों ही सूरत में, एक तरफ एमसीडी और एक तरफ दिल्ली सरकार। क्या एमसीडी चुनाव ही है मूल कारण और महंगाई सिर्फ बहाना? जी बिल्कुल, एमसीडी ही है उनका मेन मुद्दा। देखो, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। आज जिस तरह केजरीवाल सरकार ने आज से 7 साल पहले फ्री का वादा करके सत्ता में आई, लेकिन आज दिल्ली वाले कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो लोग, दिल्ली के लोग तो पहले से महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई दरों से पहले से दुखी थे, उसके ऊपर एक्स्ट्रा उन्होंने बिजली की बढ़ोतरी कर मुश्किल में डालने का काम किया है। ये वही केजरीवाल सर जी हैं जब हिमाचल प्रदेश, गुजरात और पंजाब में तो इन्होंने दिल्ली के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना के उन्होंने पंजाब में सरकार बनानी, फ्री बिजली दे रहे हैं, जैसे दिल्ली वाले खुश हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को भी लगने लग गया है कि दिल्ली केजरीवाल ने उनके चुनावी जुमलों का कहीं ना कहीं फायदा उठाया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, केजरीवाल एक लौते ऐसे मुख्यमंत्री जो किसानों से भी अधिक कमर्शियल रेट पर बिजली बिल वसूलने का काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने फिक्स चार्ज के नाम पर लूट करी, अब इन्होंने फिर से रेट बढ़ा दिए। जो 200 प्रति यूनिट फ्री की बात कर रहे थे, तो मैं पूछना चाहूंगा कितने लोगों को 200% यूनिट फ्री मिली है? मेरे को लगता है कि दिल्ली में मात्र 10% लोगों को 200% यूनिट फ्री मिली होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एलजी ने भी भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाया है कि वित्तीय कुप्रबंधन और गैर जिम्मेदार का आरोप खुद एलजी साहब ने लगाया, जो बहुत ही गंभीर विषय है।
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़ा होता है कि जब एमसीडी भंग है तब उन्होंने विनय कुमार सक्सेना जो एलजी है उन्होंने ये मांग करी है कि भाई आप टैक्स दीजिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज से 15 सालों से तो एमसीडी में बीजेपी है, वो तो हर तरह से टैक्स वसूल कर रही है। कूड़े के पहाड़ हो, पार्किंग हो, शिक्षा हो, बिल्डिंग हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, लाइसेंस विभाग हो, टैक्स विभाग हो, पशु विभाग हो, अन्य विभाग हो, अनेक योजना के नाम के अंदर से आम पब्लिक वालों से टैक्स वसूल रही है। दीपचंद जी, फिर अभी एमसीडी सुनिए ना, एमसीडी फिलहाल अगर 2 स्पेशल ऑफिसर्स हैं, अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती जी, और उपराज्यपाल को वो रिपोर्ट कर रहे हैं, और उस लिहाज से अगर हम देखें तो स्पेशल ऑफिसर्स तैनात हैं, तो मान लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी एक तरह से एमसीडी को भी चला रही है, तो राइट्स तो है ना, क्या पूरी तरह से ये गलत ही है? देखिए, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की कहीं ना कहीं दिक्कत है। ना ही तो बीजेपी वाले समझ रहे हैं, ना ही केजरीवाल सरकार समझ रही है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आज से 7 साल पहले जब ये कांग्रेस के साथ सरकार में आए थे तो ये रोड से उठी सरकार है। मैं तो उनको ये बोलता हूँ, ये तो एक तरह का व्यापारी है, सरकार नहीं मानता, क्योंकि इनके हाथ में तो खुद एलजी ये अपनी फाइल पास नहीं करवा सकते। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो मुख्यमंत्री अपनी खुद की फाइल पेश नहीं कर सकता, आज वो दिल्ली को चला रहा है। और दिल्ली की जनता, भोली भाली जनता, सिर्फ फ्री के नाम पर आकर माननीय केजरीवाल को चुना। और अब की बार देखना होगा दिल्ली की जनता को कि अब की बार आप नहीं, अगर नहीं, एक चीज बताइए, अगर फाइल अगर उनकी अभी सर, नहीं सर, एक सेकंड, आप जो बातें कह रहे हैं, एक तो मैं बड़े अदब से कहूंगी कि हम सभी शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें, किसी भी नेता के लिए अगर हम करते हैं तो, पहली बात। दूसरी बात ये सर, अगर उनकी एक फाइल लटकी हुई है उपराज्यपाल के पास, तो उसमें मुख्यमंत्री कैसे जिम्मेदार हो जाते हैं? देखिए, पूरी दिल्ली की जनता ने देखा कि इनसे पहले जो एलजी थे उनके साथ भी इनके वाद विवाद रहे। अब ये एलजी एक संवैधानिक पद होता है, वो ना तो कांग्रेस का होता है, ना बीजेपी का होता है, ना आम आदमी पार्टी का होता है। अगर जब केजरीवाल जी की सरकार, उनकी सिंगापुर जाने की फाइल अगर रुक जाती है तो वो उसको दोषी एलजी को मानते हैं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज एमसीडी भंग है तो एलजी साहब ने जनता से ये मांग करी कि आप टैक्स भरिए, और दूसरी तरफ टैक्स भरने की अपील तो उन्होंने करी थी। लेकिन इसके साथ साथ केजरीवाल ने क्या करा, बिजली की दरें बढ़ा दी। जब एक तरफ तो आप टैक्स बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, इधर से केजरीवाल सरकार बढ़ोतरी कर रही है, और दिल्ली की जनता करे तो करे क्या? आज नहीं तो फ्री का पानी मिल रहा है, नहीं बिजली मिल रही है। आज मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आज मैं कह तो रहा हूं कि दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। अब हमें यह समझना होगा, चलो कोयला और गैस की वृद्धि से बढ़ोतरी होती है, चलो मान लिया कोयला गैस की वृद्धि से बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो औद्योगिक इकाई आपको मतलब 10.59 पैसे बिजली दे रही थी, पहले घरेलू उपभोक्ता 5.11 पैसे दे रहे थे, औसतन बिजली दर 6.85 पैसे थी। अब उन्होंने 6% और बढ़ा दी है, तो ये भार तो दिल्ली की जनता पे कहीं ना कहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपकी दो बातें थोड़ी सी कंफ्यूज मुझे कर रही हैं। वो एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर एमसीडी भंग है तो फिर एलजी जो है जिस तरह से टैक्सेस की बात करें वो भी गलत है, और अगर दिल्ली सरकार अगर बिजली के बिल बढ़ा रही, क्योंकि हाँ, और एक तरफ अगर वो विरोध करते हैं बिजली टैक्सेस का, तो फिर दूसरी तरफ खुद बिल क्यों बढ़ा रहे हैं? अक्षय जी, इसका जवाब तैयार है कि भारतीय जनता मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं है, बीजेपी पे बहुत बड़ा आरोप लगता है ये। ठीक है, नहीं मैं नहीं समझ पाई, आपने क्या कहा? बीजेपी क्या कहा सर? 15 साल से बीजेपी शासन में थी एमसीडी में, ठीक है, मिसमैनेजमेंट का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। एलजी ने ये कहा कि भाई जो मिसमैनेजमेंट हुआ है पैसों का, बीजेपी को पता है कि कहां से इनकम ऑफ सोर्स और रेवेन्यू आना है हमारा, लेकिन वो लाने में कहीं ना कहीं पीछे रही है। चलिए वीरेंद्र बब्बर जी, अक्षय जी मैं जवाब लूंगी, आप तैयार रखिएगा जवाब। वीरेंद्र जी, दो बातें। एक तो अक्षय जी ने शुरू में कहा कि भाई आप जरा सा बॉर्डर क्रॉस करके, यानी कि बीजेपी शासित राज्य, क्योंकि आसपास में तो हैं, स्पेशली अगर हम देखें, हम हरियाणा का ही जिक्र करें या फिर उत्तर प्रदेश का, उधर आपको राजस्थान मिल जाता है, तो फिर थोड़ा आप एमपी भी देख सकते हैं थोड़ा आगे बढ़ के। तो कह रहे हैं कि पहले वहां के जरा बिजली के बिल देख लीजिए, उसके बाद दिल्ली सरकार से सवाल कीजिए। एक बात। दूसरी बात जो अभी दीपचंद जी ने कही, वो ये कह रहे हैं कि एमसीडी दरअसल चीजें संभाल नहीं पाई, अव्यवस्था रही, भ्रष्टाचार ज्यादा रहा, और इसी वजह से अब एलजी आए हैं और अब वो फैसले ले रहे हैं, वो उसे भी गलत बता रहे हैं सर। देखिए, मैं पहले जो हमारे मित्र ने, आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता ने एक बात कही
कि 2 कदम दूर चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए। तो मैं, और एक बात उन्होंने उससे पहले कही कि 200 यूनिट बिजली फ्री लोगों को मिल रही है और 400 यूनिट हाफ पे मिल रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं अपने आदरणीय मित्र से कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा, जब केजरीवाल जी ये वायदा करते थे कि बिजली हाफ और पानी माफ, तो क्या उन्होंने कहीं कहा था कि 200 यूनिट तक हाफ, 200 यूनिट तक फ्री और 400 यूनिट तक माफ, 400 यूनिट तक हाफ? ऐसा कहीं नहीं कहा। और दूसरी बात, जब ये बात करते हैं हरियाणा की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आज दिल्ली के अंदर जो परिस्थिति है, मेरे आदरणीय मित्र कृपया ये चेक करके मुझे बताएं, सच्चाई जो है उनसे निकलेगी नहीं, उनसे मुंह से। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से मैं बात करता हूं 2015 से 2021 तक की, जो पेंशन सरचार्ज के रूप में और आरए चार्ज के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स के रूप में, एपीएसी चार्ज के रूप में, फिक्स चार्ज के रूप में, सब्सिडी चार्ज के रूप में 49,636 करोड़ रुपए जो दिल्ली की जनता से वसूले गए, क्या जो बिजली कर्मचारियों को जो मुफ्त बिजली देगी उसका भी बिल बिजली का जो है दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा क्या? और ये जो पेंशन आप अपने कर्मचारियों को देंगे, ये भी बिजली की जनता जो है दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा क्या? और ये जो सब्सिडी आप दे रहे हैं, जिन भी लोगों को दे रहे हैं, चाहे 200 यूनिट चाहे 400 यूनिट दे रहे हैं, ये भी आप बाकी जो पेड, जो बिजली का जो गुड पे मास्टर हैं, जो बिजली का बिल दे रहे हैं, क्या ये भी उनसे वसूलेंगे? और क्या बाकी जिन राज्यों की आप बात कर रहे हैं, क्या उन राज्यों में ये सब जो चार्ज आपने चार्ज दुनिया भर के लगा रखे हैं, पेंशन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स चार्ज, फिक्स चार्ज और सब्सिडी चार्ज, क्या ये सब चार्ज वो राज्य की जो सरकारें हैं वो लगा रही हैं? और दूसरी बात, अगर कहीं के बिजली के रेट महंगे करने हैं 1% के लिए, तो क्या उसके अंदर फिक्स चार्ज को भी बढ़ाना जरूरी था? मैं आपको बताना चाहता हूं, फिक्स चार्ज के नाम पर रेजिडेंशियल में जो पहले 30 रुपए रेट था, उसे इन्होंने बढ़ाकर के 125 रुपए कर दिया। और कमर्शियल चार्ज जो लोगों के जो कमर्शियल जो व्यापार कर रहे हैं, जहां फिक्स चार्ज 50 रुपए प्रति यूनिट था, उसे बढ़ाकर 270 रुपए कर दिया, 270 रुपए। और देखने वाली बात है, जो केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को वायदा करते थे और वो तरीके बताते थे कि बिजली सस्ती कैसे करूंगा, वो कहते थे मैं अलग अलग कंपनियों को लाऊंगा, उनमें आपस में हेल्थी कंपटीशन करवाऊंगा, उनमें टकराव होगा, जब हेल्थी कंपटीशन होगा तो निकल करके कोई ना कोई आपस में रेट कम करेगा। क्या एक भी नई कंपनी लाए? ये कहते थे दिल्ली को पावर सफिशिएंट मैन्युफैक्चरर स्टेट बनाऊंगा, क्या इन्होंने एक भी नया पावर प्लांट लगाया? ठीक है, मतलब करना कुछ नहीं, केवल बातें। ठीक है, इस पे तो आपने बात कर ली सर। एमसीडी जो टैक्स बढ़ा रही है और एलजी साहब अव्यवस्थाओं का जिक्र करते हैं, इस पर भी एक बार जवाब दीजिएगा। मैं बहुत छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं और फिर अक्षय जी आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। अपना देश, अपने लोग, अपनी बात। जी दिल्ली, एनसीआर हरियाणा, अपना चैनल।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखिए, महंगाई की बार बार बात हो रही है। बीजेपी इस बात की चिंता करती है कि दिल्ली वालों के लिए अगर बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी। आम आदमी पार्टी चिंता करती है कि जो टैक्स बढ़ाए हैं एमसीडी ने, उससे भी दिल्ली वालों की जेब पर असर पड़ेगा। अब वाकई दिल्ली वालों की चिंता है या फिर एमसीडी इलेक्शन दिमाग में है, इसे ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप एक बात जो है वो नहीं आपने उस पर बात की थी। आपने आम आदमी पार्टी और बिजली के बिल और मुख्यमंत्री का जिक्र किया, ठीक है, लेकिन सर जो कल हमने बाकायदा इस पर चर्चा भी की थी, अगर आप किराने की दुकान खोलते हैं तो पहले आप 250 रुपए देते थे, अब आपको 5000 रुपए देने होंगे। ठीक है सर, मैं छोटे छोटे उदाहरण दे देती हूं। अगर आप ढाबा खोलते हैं तो भी आपको 250 रुपए देने होते थे और अब आपकी फीस बढ़ गई है, आपको 6000 रुपए देने पड़ेंगे। ओल्ड रेट पहले 400 रुपए था। कॉफी हाउस का भी ऐसे ही, पहले 500 अब 10,000। उसके अलावा भी कुछ की तो 50,000, मतलब 500% का भी इजाफा है सर। पूरी लिस्ट लेके मैं बैठी हुई हूं। इस महंगाई पर कुछ नहीं कहेंगे सर? व्यापारी तो सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी बाकायदा बड़े प्रोटेस्ट का उन्होंने आह्वान किया है। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। इससे पहले आपका जो ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जब ये बात आ रही थी और जब एमसीडी की बात आई, आपने कहा एमसीडी पे भी जवाब दीजिएगा। तो एमसीडी के ऊपर ये बात आ रही थी, अभी मेरे आदरणीय प्रवक्ता जो भी थे, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, सामने नहीं है, उनका नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एलजी साहब ये कहते हैं, नहीं आम आदमी पार्टी के नहीं, जो दूसरे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ वीरेंद्र, उन्होंने कहा आप ही हैं, हाँ रवि अरोड़ा जी, हाँ रवि अरोड़ा जी कह रहे थे कि एलजी साहब ने ये कहा कि बीजेपी जो है पैसों का मिसमैनेजमेंट हुआ, बीजेपी पैसे ले नहीं पाई और पैसे का यूज नहीं कर पाई। तो सीधी सी बात आप सबके संज्ञान में होगा, लगभग 15 दिन तक दिल्ली के तीनों मेयर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निवास के बाहर बैठे रहे। आखिर के 2 दिन उन्होंने भूख हड़ताल भी की कि दिल्ली के निगमों को उनके हक का पैसा दिया जाए। 15,000 करोड़ रुपए की हमारी डिमांड थी। 15,000। मैं माफी चाहती हूँ, दीपचंद राठौड़ जी ने ये बात कही थी, मैं रवि जी का नाम लिया, मैं माफी चाहती हूँ, इस चीज की गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलिए आप बात पूरी कीजिए। तो जो 15,000 करोड़ रुपया, देखिए क्या है, एक जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। किसी भी स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो टोटल रेवेन्यू से जो भी परसेंटेज तय है वो लोकल बॉडीज को दिया जाता है। और लोकल बॉडीज के नाते देखते हैं तो दिल्ली के अंदर एमसीडी काम कर रही है और एमसीडी के हित का जो पैसा, एमसीडी के ऊपर जो खर्च होना चाहिए था, जो एमसीडी का अधिकार था, जो एमसीडी के निगम का जो हमारा हक था, दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के विकास कार्य करवाने के लिए जिन पैसों की हमें आवश्यकता थी, वो पैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निगमों को नहीं दिया। बार बार मांगने के बाद दिल्ली के तीनों मेयर आखिर में जब केजरीवाल जी के निवास पर 15 दिन तक भूख हड़ताल की, आखिर में 15 दिन तक धरने पे बैठे, आखिर के 2 दिन भूख हड़ताल की। हमारे मेयर की तबीयत खराब हो गई, उन्हें उठा करके हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर इतनी भी दया नहीं आई कि दिल्ली के तीनों प्रथम नागरिक बाहर बैठे हैं, मैं एक बार उनसे मिलकर जाकर बात कर लूं। आपने पैसा देना ना देना आपके व्यक्तिगत इश्यूज हो सकते हैं। आप दिल्ली के अंदर निगम की छवि को खराब करने का तय कर चुके थे, इसलिए दिल्ली के अंदर निगम विकास ना करवा पाए, इसलिए आपने वो पैसा दिल्ली की जनता को नहीं दिया। तो मिसमैनेजमेंट तो कहीं हुआ ही नहीं। मिसमैनेजमेंट तो तब होता है कि अगर निगम को पैसा मिल जाता और निगम उसे खर्च नहीं कर पाता। तो ये तो एक बात रही कि दिल्ली के हित का पैसा, दिल्ली की जो लोकल बॉडीज का जो अधिकार था, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो पैसा उनके हवाले नहीं किया, जिसकी वजह से दिल्ली के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई और दिल्ली को वो गति निगम के द्वारा नहीं मिल पाई। परंतु विपरीत परिस्थितियों में भी, चाहे वो कोरोना का विषय रहा हो, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम रही हो, दिल्ली के सफाई कर्मचारियों ने, निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान दांव पे लगा करके जो है दिल्ली की जनता की कहीं लापरवाही नहीं होने दी। और दिल्ली के निगमों ने जिस भी प्रकार से किया हो, कहीं जो चाहे 4th क्लास कर्मचारी से लेकर के 1st क्लास तक के जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी जरूर है, लेट जरूर हुई, परंतु उनको सैलरी दी। और रही बात, देखिए अब आप जानते हैं आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो निगम क्योंकि भंग है, निगम के अंदर आज आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा है। तो आज निगम के अंदर जहां पर बैठ के फैसले हो रहे हैं वो क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए इस विषय पर मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। ठीक है, लेकिन एक और, क्योंकि मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में डाटा रखा था, 2015-16 में 5,908 करोड़ रुपए मिलते हैं दिल्ली सरकार से एमसीडी को। 21-22 में ये 6,772 करोड़, जो कि 2010-11 में 1,465 करोड़, और बकायदा तीनों एमसीडी को दिल्ली सरकार ने लोन भी दिया हुआ है, जो भी बकाया भी है उस पर। अक्षय जी, अब मेरा जो सवाल है, आपके ऊपर जो आरोप है उसका तो जवाब आप दीजिएगा ही, लेकिन सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण ये है, सर आप बिजली के बिल बढ़ाइए, वो एमसीडी के टैक्स बढ़ाते हैं, आप लोग दिल्ली वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि सीधा डायरेक्ट है सर। क्या बेरोजगारी समस्या नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है? अगर जेन्युइनली देखें तो लोग तो परेशान है, कोविड के बाद तो बहुत सारे लोग बेइंतहा परेशान हैं, लोगों की सेविंग्स खत्म हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी हो रही है महंगाई बढ़ाने में, बहुत ज्यादा राहत नहीं मिल रही लोगों को?
मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, बस वीरेंद्र भगत जी ने जो बोला उसको। एक हम विषय जो डिस्कस कर रहे थे वो था बिजली के बिल, और मैंने उनसे बस सीधा सवाल पूछा था कि नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद जो उनके राज्यों में आते हैं, वहां पे वो बिजली के बिल कम क्यों नहीं कर पाए। और उन्होंने 50 सरचार्ज गिनाए कि आम आदमी पार्टी ने ये सरचार्ज लगाया, वो लगाया। ये मेरा कहना बड़ा सिंपल है, हम 50 लगाए, आप कह रहे हो, मैं तो कहता हूं हमने 100 लगाए। लेकिन मोटा मोटा बात तो ये है ना कि दिल्ली के लोग बिल कम देते हैं और नोएडा, गुड़गांव के लोग ज्यादा देते हैं। आप सरचार्ज के माध्यम से ले या जैसे भी ले, आप बिजली के बिल ज्यादा तो बीजेपी के राज्यों में है। आप उस पे जवाब दीजिए ना कि आपके राज्यों में बिल ज्यादा क्यों है। अब कौन सा सरचार्ज लगाते हो, नहीं लगाते हो, हमसे मतलब नहीं है उसको। आप ही बताइए कि बिजली के बिल ज्यादा क्यों है बीजेपी के राज्यों में। दूसरी बात, एमसीडी पे आते हैं। इन्होंने बोला कि एमसीडी को दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए। आपने खुद ही बताया कि दिल्ली सरकार एमसीडी को ज्यादा पैसे देते आई है, लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि दिल्ली सरकार उनको पैसे जितने देने बनते हैं उतने नहीं दे रही है। इसी साल में गृह मंत्री अमित शाह जी ने एमसीडी को दिल्ली सरकार से निकालकर केंद्र सरकार में लाया। क्या कह के लाया कि दिल्ली सरकार से उनको पैसे मिल नहीं रहे हैं तो हम केंद्र सरकार संभाल लेंगे उसको। अब केंद्र सरकार एमसीडी को संभाल रही है, फिर भी इनका रोना रुकता नहीं है। कहते हैं दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही, दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही। अब ले लिया ना अपने केंद्र सरकार ने। नहीं, लेकिन अक्षय, मैं आपको यहाँ पर काउंटर करूंगी। देखिए सुनिए, 22 मई मैं सर काउंटर करना जरूरी हो जाता है। आप लोग तो बोल के चले जाते हैं ना। आप सोचिए, सफाई कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर्स, जो नर्सेज हैं, अलग अलग स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सैलरीज नहीं मिली है, तो जेन्युइन समस्या है। 22 मई को चार्ज संभालते हैं अश्विनी कुमार, स्पेशल ऑफिसर एमसीडी, यानी कि उस दिन से सेंटर के पास है। सर जादू थोड़ी हो जाएगा एक महीने में। उससे पहले जब से आप लोग हैं, अगर आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता, मैं बहुत वाजिब सवाल आपसे पूछ रही हूं, मुझे लगता है आप इसका सही जवाब देंगे। तो तनख्वाह के लिए आप सोचिए कि जिंदगियां जो है ना सर, वो ईएमआई पे है इस वक्त। अगर एक महीने की सैलरी रुकती है तो सब कुछ बेतरतीब हो जाता है, बिखर जाता है महीनों से। आप सोचिए, कर्मचारी प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अब जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, मेरी पूरी सहानुभूति है, सारे एमसीडी कर्मचारियों के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। आपने कहा कि इसका कारण यह है कि हम और एमसीडी, आम आदमी पार्टी और एमसीडी जो बीजेपी चलाती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से या हमारे उनके साथ ना बनने के कारण उनको हम पैसा नहीं देते। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, ये भी दो अलग अलग पार्टियां चलाती है। केंद्र सरकार में भाजपा बैठी है, हम दिल्ली सरकार में बैठे हैं। ऐसा क्यों है कि दिल्ली सरकार एक मेव सरकार है पूरे देश में, जो आज मुनाफे में चलती है, घाटे में नहीं चलती है। हमारा भी तो नहीं बनता केंद्र के साथ, हम नहीं मांगते केंद्र से पैसे। बल्कि मैं आपको बता दूं, दिल्ली वो एक इकलौता राज्य है जिसको सिर्फ 325 करोड़ रुपए साल का मिलता है केंद्र से, जो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस होते हैं उससे। क्यों? क्योंकि कहते हैं दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। कोई बात नहीं, मत दीजिए हमें। हम तो नहीं रोना रो रहे ना कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही इसलिए हम घाटे में। हम तो मुनाफे में है। हम मुनाफे में इसीलिए है क्योंकि हमारे राज्य को अरविंद केजरीवाल जैसा एक IITN सर मुनाफे में है तो बिजली के बिल क्यों बढ़ा दिए? सर मुनाफे में है तो बिजली के बिल क्यों बढ़ा दिए? का दाम बढ़ेगा, कोयले का दाम बढ़ेगा तो उसके आप मुनाफे में है ना सर, आप मुनाफे में है तो एडजस्ट कर लेते हैं। कोयले का दाम, कोयले का पैसा कहां से आएगा बताइए? नहीं, आपको मुनाफे में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आप ही की बात पे पूछ रही हूँ सर। अगर आपके पास पैसा है, मैंने आपको बड़ी गंभीरता से बात का जवाब दिया। आप ऐसी हल्की बात मत करिए। देखिए, अगर कोयले का दाम केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो केंद्र सरकार का अपना कानून है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि अगर कोयले का दाम नहीं कम हो पा रहा तो बिजली की बिल बढ़ाने पड़ेंगे। ये केंद्र सरकार का कानून है, दिल्ली सरकार का कानून नहीं है ये। आप पूछिए अक्षय जी, ये हल्की बात, एक सेकंड सर, एक तो ये हल्की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप मुनाफे में है। सुनिए ना, अगर मुनाफे में है तो मुझे लगता है कि एडजस्ट किया जा सकता है ना। बहुत साधारण सी बात है ये, बहुत साधारण सी बात है ये। मैं आपको फिर से क्लैरिफाई कर रहा हूं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं आता। अगर केंद्र का कानून है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कहता है कि अगर कोयले का दाम बढ़ता है तो उसके रेट बढ़ाने पड़ेंगे बिजली के। अब उसमें मैं केंद्र सरकार को दोष भी नहीं देना चाहता। मैं तो इस बात को समझता हूं, अगर कोयले का दाम बढ़ेगा तो बिजली के दाम बढ़ेंगे। मैं उसमें कोई केंद्र सरकार से लड़ाई करने नहीं आया। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी जैसे एक शिक्षित व्यक्ति, IIT से पढ़े हुए व्यक्ति चलाकर मुनाफे में चला सकते हैं, तो एमसीडी क्यों नहीं चला सकती अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट ढंग से? एमसीडी में ऐसी क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है। ऊपर से लेकर नीचे तक एमसीडी पैसे खाती है और जनता का पैसा अपने जेबों में डालती है बीजेपी। इसीलिए आज एमसीडी का ये बुरा हाल हुआ पड़ा है जो आज वो आम आदमी पार्टी पर डालना चाहते हैं।
आप इसका जवाब दीजिए ना कि एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए कितने बब्बर जी कदम इसका जल्दी से काउंटर कर कदम दीजिए। उठाए? ठीक है सर, बब्बर जी जल्दी से काउंटर कर दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमान भी हैं, बहुत उनसे अच्छे बात करूंगी। से बहुत अच्छे से आदरणीय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात कही और किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को घुमा दिया। उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा यूपी में बिल ज्यादा आते हैं। पहले इन्होंने कहा था यूपी में बिजली के रेट ज्यादा हैं, हरियाणा में बिजली के रेट ज्यादा हैं। मैंने इनसे ये पूछा कि बिजली के रेट अगर हरियाणा में ज्यादा हैं तो आप जो है पेंशन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सब्सिडी चार्ज, एपीएसी चार्ज, इन सब चार्जों के माध्यम से जो दिल्ली की जनता का खून चूस रहे हो वो क्या हरियाणा के अंदर लगते हैं क्या? और बिल ज्यादा आते हैं पर यूनिट के हिसाब से तय कर लीजिए कि यहां कितने रेट बिजली का बिल है और वहां कितना यूनिट बिजली का रेट है। और उसके बाद अगर यहां पर 1000 यूनिट बिजली खर्च करने वाला 100 रुपया देता है तो हरियाणा में कितना देता है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। और किस प्रकार से जब आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि यदि दिल्ली की सरकार मुनाफे में चल रही है तो ये बिजली के रेट बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी। मैं बताना चाहता हूं, ये कहते हैं हम दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार से पैसा नहीं लेती और फिर उन्होंने खुद ही कहा कि 325 करोड़ रुपए मात्र लेते हैं। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 70% से ज्यादा व्यवस्थाएं वो केंद्र सरकार देखती है, चाहे दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर हो। वो मैं एक बार क्लियर करती हूँ सर, वो जो 325 करोड़ रुपए का जिक्र हो रहा है, जब सेंटर का बजट आता है तो एमसीडीज के लिए सेंटर कुछ पैसा देती है और वो 325 करोड़ रुपए, अगर मेरी जानकारी बहुत दुरुस्त है तो पिछले 21 सालों से बढ़े नहीं हैं। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में और ये बार बार आम आदमी पार्टी मांग करती है, या जो भी सरकार मैं कहूं कोई भी XYZ हो, वो जरूर अगर दिल्ली को वो चलाएगी तो वो मांग करेगी कि सेंटर उस पैसे को थोड़ा बढ़ाए, क्योंकि अलग अलग जो निगम है, अगर आप नागपुर का जिक्र कर ले, आप भोपाल का जिक्र कर ले, अलग अलग का, वहां पर वो रकम बनिस्बत दिल्ली के मुकाबले ज्यादा है। तो ये मांग होती है कि वो जो 325 करोड़ रुपए है लंबे समय से उतना ही है, उसे बढ़ा दिया जाए। मैं इसमें आपको इसके अंदर एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, परंतु दिल्ली के अंदर दूसरे राज्यों के बनिस्बत अगर आप देखते हैं, दूसरे राज्य के जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास फुल कंप्लीट अधिकार हैं। अगर आप महाराष्ट्र की लोकल बॉडीज को देखें, जहां अभी आपने बात की उनकी देखें, तो वहां उनके पास अधिकार हैं। यहां हर फाइल को देखिए, 60 फुट से ऊंची जो चौड़ी सड़कें हैं वो दिल्ली सरकार ने अपने पास ले ली, बाद में 40 फुट से चौड़ी सड़कें दिल्ली सरकार ने अपने पास ले ली, जो मुख्य नाले हैं दिल्ली सरकार के पास हैं। दिल्ली के अंदर अगर निगम अगर चाहे अपनी मर्जी से, आज सड़क बनाने का काम किसका है? दिल्ली, पहले जो सड़कें निगम बनाता था वो आज सड़कें दिल्ली सरकार ने ले ली। तो जो पैसे जब आप बात करते हैं, केंद्र जब बजट देता है, जितनी भी बड़ी चल के सड़कें हैं, जितने भी फ्लाईओवर है, जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, जितने भी विकास के कार्य हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट के माध्यम से केंद्र के जो बड़ी बड़ी जो योजनाएं होती हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए जिसका खर्च होता है, दिल्ली के अंदर अगर इस मद में कोई भी राशि खर्च होती है तो वो दिल्ली सरकार की खर्च नहीं होती, वो वहीं से आती है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बोतल के साथ एक बोतल शराब भी तो फ्री दे सकते हैं, लीकर पॉलिसी में तो वो बदलाव कर सकते हैं, उनको पता है कि उसको किस प्रकार से उन्हें देखना है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री एक प्रत्येक वार्ड के अंदर 3 शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे सकते हैं। क्या आपने पूरे देश में कहीं दूसरी जगह पे ये सब देखा है? आज दिल्ली की जो व्यवस्था है, दिल्ली को गुड़गांव में होता है सर, दिल्ली की व्यवस्था जिस प्रकार से चरमरा रही है, दिल्ली की व्यवस्था है जिस प्रकार से डैमेज की जा रही है। आप लोग दरअसल मूल टॉपिक पे ही नहीं आ पा रहे। मैं अगर आप जिस तरह से आप, ठीक है, आप अपनी बात जरूर रख सकते हैं, लेकिन सर फिर जिस तरह से नागपुर का नगर निगम खुद जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया है, दिल्ली नगर निगम क्यों नहीं हो पाया? मैंने कहा ना आपसे, अधिकार अलग अलग है। अब सर नगर निगम के पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। सर ये अजीब नहीं, अधिकार कैसे सर? अगर आप मुझे सड़कों का दायरा बताएंगे तो 24,000 किलोमीटर की सड़क निगम के पास है सर। आज एक बारिश में अगर जल भराव हो जाता है, नहीं फिर तो हम ना टॉपिक से भटक जाएंगे, लेकिन मेरा तो मूल मुद्दा है कि दिल्ली वालों पर मार पड़ रही है, चाहे वो बीजेपी कुछ करे, यानी कि एमसीडी की तरफ से हो या फिर इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से हो। मैं एक बार बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगी। रवि अरोड़ा जी, रवि जी आपने शुरू में भी सवाल उठाया, मैं माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ा। क्या आपको ये नजर आ रहा है कि सच में दिल्ली वालों की जेब की चिंता है? हम कोविड से निकले हुए हैं, सभी की सेविंग्स खत्म हो चुकी हैं, सबकी व्यवस्थाएं बेतरतीब हो चुकी हैं, गुजारा कर रहे हैं लोग, हर दूसरी चीज महंगी है। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसके बाद भी हमने देखा छोटे छोटे पैकेट्स, फूड पैकेट्स पे 5% जीएसटी लग गया, दूध, पनीर, छाछ, जो इंसान थोड़ा सा लेके खा सकता है, छोटे छोटे पैकेट्स पर। आपको नहीं लगता कि महंगाई बहुत ज्यादा बड़ा विषय, लेकिन उस पर उस संजीदगी से बात नहीं हो रही? देखिए, महंगाई को छोड़कर बाकी सब मुद्दों पर बात हो रही है।
फ्री बिजली, फ्री पानी। मैं समझता हूं, देखिए पीपीएसी ने जो है व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा था सभी राज्यों को, और ये 25 से ज्यादा स्टेट के अंदर लागू है। बिजली महंगा होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह कि व्यापार नहीं है, बड़ी बात यह कि रोजगार नहीं है, लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि महंगाई से तो हम लड़ लेंगे। मेन मुद्दा यह है कि ना व्यापार है ना रोजगार है, उससे पब्लिक दिल्ली की बहुत ज्यादा तरसता है। और खासकर मैं समझता हूं कि जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, खासकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब तक ये नहीं होने वाला है। आज दिल्ली की जनता पूरी तरह से सिर्फ इसलिए तरसता है क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग पार्टियां शासन कर रही हैं, और इनकी आपस की लड़ाई की वजह से आम आदमी की जेब पर टाके डल रहा है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये महंगाई की मार सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ रही है, कहीं ना कहीं इसके लिए सिर्फ अकेली आम आदमी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं जब तक मैं समझता हूं कि फैसले मिलकर लेने होंगे, बैठ कर लेने होंगे कि आखिर दिल्ली की जनता को रिलीफ कैसे दिया जाए। बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुकी है। जिस प्रकार से आपने देखा लगातार पीछे कभी दंगे हो रहे हैं, कभी किसानों ने भी हमारे ही पूरे बॉर्डर जो है सील कर दिए थे। तो व्यापारी इस समय दिल्ली के अंदर ना व्यापारी काम करके राजी है, मतलब आधी से ज्यादा मार्केटें बंद होने के कगार पे हैं। लोगों के पास महंगाई ने पूरी तरह हालत तरस कर रखी है। तो ऐसे में रिलीफ देने की बजाय कहीं ना कहीं रोज महंगाई की बात हो रही है, रोज कुछ ना कुछ महंगा किया जा रहा है। जिस प्रकार से भी आपने देखा जो है इसका अपना तीनों हेल्थ ट्रेड लाइसेंस पे महंगा कर दिया है तीनों नगर निगम ने मिलकर। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप समझिए हर चीज महंगी हो जाएगी, हर चीज, और खासकर ऐसे टाइम पे जब लोगों को राहत की जरूरत है। लोग कोरोना कोविड से निकली है दिल्ली की जनता, ऐसे में उनको राहत देने की बजाय आप हर चीज महंगी किए जा रहे हैं। और खासकर बिजली से तो फिर भी चलिए निपट लेंगे एक बार को। हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, फ्री पानी नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमें दिल्ली की जनता सिर्फ एक ही बात कहती है कि हमें महंगाई से लड़ने के लिए हमें रोजगार दो, हमें जो है यहाँ पे व्यापार करने दो, अच्छे से व्यापार करने दो, महंगाई से अभी हमें बचा के रखो। ठीक है, यही बात ना रोजगार ना व्यापार और फिर महंगाई की मार। दीपचंद राठौड़ जी, आपने क्योंकि केजरीवाल साहब का भी जिक्र किया, यानी दिल्ली सरकार का, आपने उपराज्यपाल जी का भी जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि क्या कोऑर्डिनेशन की कमी ही मूल कारण है कि इस विषय पर बैठकर बातचीत नहीं हो पा रही है? हो सकता है कोई हल निकले, या आपको लगता है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही दिए जा रहे हैं क्योंकि एमसीडी इलेक्शन मूल में है इसके? देखिए, दोनों ही पार्टी अगर वास्तविक रूप से ईमानदारी से काम किया होता तो आज संक्रमण, बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण, गंदगी, भ्रष्टाचार, अपराध, कोविड में मौतें और महिला उत्पीड़न के में नंबर 1 ना होता। लेकिन दोनों ही पार्टियां अपनी वाहवाही लूट रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, आपको बिजली तो आपको दिख गया कि भाई आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बिजली बढ़ाई है, लेकिन आपको ये नहीं दिखा कि आज महंगाई का किसी भी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से मैं नहीं निकलता है, क्योंकि आज लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। आज दिल्ली की जनता के अंदर मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता आपसे एक सवाल पूछना चाह रही है कि आज आप लोग महंगाई के ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे हो, और आज जिस तरह शहर बढ़ रहा है, शहर की आबादी बढ़ रही है, शहर का विस्तार बढ़ रहा है। एक एजेंसी और है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एनडीएमसी, अगर जो आर्थिक स्तर पर बहुत मजबूत है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत, अगर आप चाहते हो दिल्ली का भला, तो आप एनडीएमसी का जो फंड होता है वो तीनों मेयरों के अंदर बांट दीजिए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एकीकरण करने से आप लोगों को फायदा हो रहा है, तो इसलिए आपने एकीकरण करा। मैं एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, आज पूरे निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, पूरे निगम में कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दी जा रही, पूरे निगम में संपत्ति को बेचने का काम किया जा रहा है। जिस पेड़ की नींव खराब हो तो उसकी टहनी और पत्ते भी खराब निकलेंगे। आपका एक उदाहरण देना चाहूंगा कि शालीमार बाग के अंदर इन्होंने प्राइमरी स्कूल को बेचकर पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही, जो जमीन का जो मार्केट रेट है 250 करोड़, कमर्शियल रेट है 500 करोड़ से अधिक होने के बावजूद भी ये केवल 126 करोड़ में इन्होंने बेच दिया। तो इनसे पूछना चाहूंगा, जब मार्केट रेट, कमर्शियल रेट 500 करोड़ है, तो आप 126 करोड़ में किस हिसाब से बेच रहे हैं? कहीं ना कहीं ये आपको दिखता होगा कि ये भ्रष्टाचार। लेकिन इस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोलेंगे। और रही केजरीवाल जी की बात, हमें फ्री पानी नहीं चाहिए, हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमें आप सशक्त रोजगार दीजिए, दिल्ली की जनता को सशक्त रोजगार दीजिए। लेकिन दिल्ली की जनता को जिस तरह केजरीवाल बोलते हैं 10 लाख नौकरी दी,
लेकिन एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर सिर्फ 440 नौकरियां ही दी है और आज तक 2200 गेस्ट टीचर को पक्का नहीं किया, जो आज तक अभी तक केजरीवाल जी के वहां धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा दोनों प्रवक्ता से कि आप जुमले ना करके दिल्ली की जनता को गुमराह ना करें, और दिल्ली की जनता भी अब कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि जो फ्री की जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं दुख देती है। चलिए वीरेंद्र बब्बर जी सर जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। देखिए, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रवक्ता जी को ये कहना चाहूंगा जो बोल रहे थे कि आज दिल्ली के अंदर निगम नहीं है, और जो बात कर रहे थे कि तीनों मेयरों में बांट दे, दिल्ली के अंदर आज मेयर भी नहीं है, नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और फिर ये कह रहे थे कि सैलरी नहीं मिल रही। तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब निगम भंग हुआ था, जिस समय निगम का कार्यकाल समाप्त हुआ था, उस समय तक सभी निगम के कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी दी जा चुकी थी। मैंने क्या कहा कि जिस भी तरीके से दी हो। और रही बात जिस संपत्ति की ये बात कर रहे हैं कि 126 करोड़ की संपत्ति बेच दी, 400 की 500 करोड़ की थी, वो संपत्ति मेरी जानकारी में नहीं है। और किस संपत्ति की ये बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं निश्चित रूप से इनको ये आवाज उठानी चाहिए। आज दिल्ली के अंदर निगम जो है भंग हो चुका है, और निगम के कर्मचारी अधिकारी अगर किसी प्रकार से कोई लापरवाही कर रहे हैं तो उसके ऊपर चेक होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। और ये 500 करोड़ रुपए की संपत्ति 125 करोड़ में निगम ने बेच दी, हमारे लिए ये नई जानकारी इन्होंने दी है। अगर उस संपत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे तो मैं प्रयास करूंगा उसके बारे में भी जानकारी ले, क्योंकि आज निगम नहीं है, आज निगम में कोई भी नहीं है, ना निगम के अंदर आज निगम पार्षद, ना निगम में ना निगम में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, ना निगम में कोई दूसरी अथॉरिटी। अगर कहीं कोई लापरवाही हुई है तो देखना पड़ेगा कहां लापरवाही हुई है। काउंटर जल्दी से आप बोल रहे हैं दीपचंद जी, कुछ एक बार जल्दी से बोल लीजिए। मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जो बोले कि हमें पता नहीं, तो मैं आपको बता दूं शालीमार बाग एसी ब्लॉक स्थित प्राइमरी स्कूल को बेचा गया है। अजमल खान रोड पूसा लेन पर 2 स्कूलों को बेचकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर पार्किंग बनाई और उस पर भ्रष्टाचार हुआ है। आप जांच करिएगा, हम आपके साथ रहेंगे। ये बड़ा देखिए, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा आपसे, जो करोल बाग की बात कर रहे हैं, पार्किंग, अगर वहां स्कूल मान लीजिए किसी कारण से वहां स्कूल में अगर बच्चे नहीं थे, अगर कोई स्कूल भंग हुआ है और उसकी जगह पे पार्किंग बनी है, तो पार्किंग कोई बीजेपी की तो नहीं बनी। पार्किंग के अंदर तो दिल्ली की जनता की गाड़ियां खड़ी करनी होंगी। दिल्ली के लोग आएंगे वहां व्यापार करने के लिए, जो व्यापारी आते हैं, दुकानदार करने के लिए जो कस्टमर आते हैं, उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह चाहिए। तो पार्किंग किसके लिए है? लोगों के लिए। पार्किंग कोई बीजेपी की नहीं है ना, बीजेपी वाले पार्किंग अपने घर ले जाएंगे। तो दिल्ली की जनता को जो सुविधा देने का काम जो दिल्ली की सरकार का है, उसके अंदर निगम का जो सहयोग बन सकता है, निगम कर रहा है, निगम को करना चाहिए। हर लोकल बॉडी की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। अक्षय जी आपने 2 मेहमान, अगर बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं वो तो आपने सुन लिया, जो 2 मेहमान हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार और एक राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने एक बात कही है, वो ये कि फ्री का उन्हें कुछ नहीं चाहिए, आप रोजगार दे दीजिए और महंगाई से राहत दे दीजिए। आप म्यूट है क्या? आपको इस बात में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है? आपको इस बात में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है? वो कह रहे हैं कि महंगाई उनको नहीं चाहिए, लेकिन उनको फ्री का भी नहीं चाहिए। अगर आप कोई चीज फ्री करते हैं, जैसे आप बिजली फ्री कर दें, आपने पानी फ्री कर दिया, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें फ्री कर दी, तो उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा यही होता है ना कि महंगाई की मार कम हो जाती है। तो मुझे इसमें विरोधाभास नजर आता है, हो सकता है उनको ना नजर आता हो। लेकिन रही बात फ्री की राजनीति की, मैं आपको दोबारा वही बात बोलना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि दिल्ली वो राज्य है जहां पे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी सुविधाओं के फ्री होने के बावजूद आज हम घाटे में नहीं है। हमने जो लोन शीला दीक्षित के जमाने में कांग्रेस की सरकारों ने जो लोन लिए हुए थे वो हम चुका चुके। ऐसा क्यों है कि दिल्ली के अलावा बाकी सारे राज्यों में लोन्स अभी बकाया बाकी है, उनके ऊपर घाटा है, वो डेफिसिट में चलते हैं, उनको तनख्वाहें देने के लिए लोन लेना पड़ता है बाकी राज्यों को। तो कहीं ना कहीं ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि अरविंद केजरीवाल जी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनकी ईमानदार सरकार का ये एक फायदा दिल्ली की जनता को मिलता है कि फ्री की सुविधाएं देने के बाद भी उनकी सरकार आज एक मजबूत फाइनेंशियल स्टेटस पे है। तो इस बात को अगर आप ध्यान में रखकर इस परिप्रेक्ष्य में आप फ्री की राजनीति को देखें तो आम आदमी पार्टी क्या कहती है? आम आदमी पार्टी यही कहती है कि अगर आप सरकार ईमानदारी से चलाए, आप पैसा, जनता का पैसा अपने जेब में ना डालें और जनता पे उसको खर्च करें, तो आप फ्री की सुविधाएं क्यों नहीं दे पाएंगे? दिल्ली की जनता को हमने ये दिखा दिया कि सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं होती, सरकारों के पास नियत की कमी होती है।
और अरविंद केजरीवाल जी के ने पिछले 8 साल में ये दिखा दिया कि नीयत अगर साफ हो तो ये सारी सुविधाएं फ्री में मिल सकती है, अच्छी मिल सकती है, 24 घंटे मिल सकती है। फिर ऑप्शनल करने की नौबत क्यों आन पड़ी सर? मैं ये नहीं कहूंगी कि बीजेपी कहती है कि 57,000 करोड़ का घोटाला हो गया है दिल्ली जल बोर्ड में, अलग अलग विभागों का जिक्र करते हैं, वो अस्पतालों का भी जिक्र करते हैं, कोविड काल के अस्पतालों का जिक्र होता है, या वो क्लासरूम बनाने के घोटाले का जिक्र करते हैं। मैं उन सब पे नहीं जाके, मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछूंगी, समझना चाहूंगी दरअसल, मेरी भी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए भी, ऑप्शनल भी करने की क्यों जरूरत आन पड़ी थी सर? देखिए, हमारे ऊपर क्या क्रिटिसिज्म होता है, हमारे ऊपर होता है क्रिटिसिज्म, जैसे अभी इस चैनल पर, इस शो पर 2 लोगों ने कहा कि हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम उनको मौका दे रहे हैं, आप मत लीजिए फ्री का। इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या बुरी बात है? पूरी दुनिया में होता है ऐसे कि अगर कोई सब्सिडी ऑफर होती है और उसके बाद आप जनता को ऑप्शन दे दे कि अगर आप समृद्ध है, अगर आपके पास कमाई इनफ होती है आपको, तो आप मना ले सब्सिडी, उसमें क्या दिक्कत है? मैं नहीं समझ पा रहा इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। नहीं, अगर आप ऑप्शनल कर रहे हैं तो फिर मैं एक डाटा शेयर करूंगी। बब्बर जी आती हूं, एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा। पावर डिपार्टमेंट का ही मैंने जिक्र किया था, स्पेशली डेट 17 मार्च 2022 का, और तभी से इंफॉर्मेशन आ रही थी कि क्योंकि बिजली कंपनियां जो हैं वो घाटे में, उन्हें नुकसान हो रहा है। आपने कहा कि आज कोयला महंगा हो रहा है, सेंटर की आपने इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का आपने जिक्र किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगी सर। उसमें बकायदा जिक्र होता है दिल्ली में 54 लाख लोग जो हैं वो डोमेस्टिक आपके कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, जिसमें से 200 यूनिट जो यूज करते हैं वो 27 लाख लोग हैं, यानी कि वो प्रभावित होंगे। ऑप्शनल आप कर रहे हैं तो देखिए 27 लाख परिवार प्रभावित होते हैं। तो दूसरा 201 से, यानी कि 200 से 400 यूनिट यूज करने वाले आपके 50% आप उन्हें सब्सिडी देते हैं, वो भी एक बड़ी आबादी है, यानी कि कुल मिलाकर 80% आबादी का जिक्र हो रहा है जो प्रभावित होगी। आपको नहीं लगता है कि इधर अगर एमसीडी टैक्स बढ़ा रही है और अगर आप लोग भी बिजली का जिक्र कर रहे हैं तो मार तो जनता पे पड़ रही है? मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है सर, जल्दी से। जी नहीं, ऑप्शनल का मतलब आप समझाइए ना। देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आज आप दिल्ली में 200 से कम यूनिट खर्च करते हैं तो आपको सरकार ये ऑप्शन दे रही है कि अगर आप फ्री बिजली लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। हम उनकी फ्री बिजली ले नहीं रहे वापस। तो और आप अगर ये अश्योर कर रहे हैं, मैं फिर चलिए मैं इसे बहुत और इजी वर्ड्स में पूछ लेती हूँ अक्षय जी, आप ये अश्योर कर रहे हैं कि दिल्ली वालों का बिजली का बिल जैसे आता था, यानी कि किसी का 100 रुपए आता था अब से 2 महीने, क्योंकि जून के बिल से लेकर अभी तक फर्क पड़ रहा है, तो आप ये अश्योर कर रहे हैं कि उनका जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा बिजली के बिल में? आप ये कह रहे हैं? यदि ऑप्शनल भी है तो अगर 2021 में अगस्त में आपका 100 रुपए बिल आता था तो 2022 के अगस्त में भी आपका 100 रुपए बिल आएगा। अगर ये सीजनल होता है, आप सब जानते हैं बिजली का बिल सीजनल होता है, जितना ज्यादा आप खर्च करते हैं उतना ज्यादा बिल आएगा, लेकिन आप उसको पिछले साल के उसी महीने से कंपेयर कीजिएगा। जितना उस समय बिल आया था पिछले साल उतना ही इसी समय बिल आएगा, ऑप्शनल होने के बाद भी। ऑप्शनल का मतलब ही ये है ना कि अगर आप नहीं चाहते बिजली की सब्सिडी तो आप उसको लौटा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जिसको बिजली के बिल आज सब्सिडी में मिलती है उनको मिलता रहेगा। ठीक है, ये आपने अश्योर कर दिया, दिल्ली वालों ने बड़े इत्मीनान से ध्यान से सुना भी होगा। बब्बर जी, अब आप भी जो टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, कि जो एमसीडी टैक्सेस बढ़ा रही है अलग अलग, उसमें भी कुछ गुंजाइश है ताकि लोग प्रभावित ना हो, क्योंकि रोजगार प्रभावित है, वो कमाएंगे नहीं तो आपको देंगे कहां से, और वो शुरू में ही अगर इतना भरेंगे तो फिर उनके पास आएगा कहां से? बहुत शॉर्ट में सर, जल्दी से। नहीं, इससे पहले मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज आपसे साझा करना चाहता हूं। अभी मेरे आदरणीय मित्र कह रहे थे कि दिल्ली को बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट दिल्ली के मुख्यमंत्री मिले हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर आप कैमरा इसके अंदर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बता दीजिए। 49,700 करोड़ फंड लेफ्ट, डेवलपमेंट फंड लेफ्ट ड्यू टू नॉन यूसेज ड्यूरिंग 2015-16 से लेकर 2019-20 तक केजरीवाल जी की सरकार के अंदर। 39 स्कैम ऑन पेपर, 39 स्कैम जो है गवर्नमेंट स्कैम दैट वी अनाउंस बट रिमेन्ड ऑन पेपर, नो मनी स्पेंट ऑन, 1 रुपया भी उसके ऊपर 39 स्कीम जो इन्होंने घोषणा की उसके अंदर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। 2,268 करोड़ रुपए का लोन दिल्ली सरकार के ऊपर और बढ़ गया है। ठीक है सर, लोन ये हाल की खबर है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मेरे पास वक्त, मैं माफी चाहती हूँ सर, मैं माफी चाहती हूँ, वक्त नहीं मेरे पास। एक मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं मेरे पास, मैं माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, वक्त की बहुत ज्यादा बंदिश थी, लेकिन दिल्ली वालों को समझना होगा, अगर बिजली के बिलों का जिक्र हम कर रहे हैं और आपको ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार की प्रवक्ता ने साफ तौर पर यहाँ पर कहा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने, कि आपका जो बिल आता था वही आएगा। एमसीडी भी यही कह रहे हैं कि हम भी फ्लेक्सिबल रहेंगे उस हिसाब से
हम उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा ना होकर महंगाई, वाकई जनता के बारे में, इस मुद्दे के बारे में सोचा जाए, महंगाई के बारे में। लोग वाकई परेशान हैं और हमारी कोशिश यही थी इस मुद्दे के जरिए इस विषय को उठाने की। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।